हाँ, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, जितने भी आचार्य हैं जिन्होंने प्राकृत के लिए कार्य किया है उन सब की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। ठीक है, आज पहली बार अब हमारे आशीष भैया जी कक्षा में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है ना। जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। चलिए, आपको भी एग्ज़ाम देने हैं, यहाँ सीखिएगा, फिर आपकी मैडम भी पेपर देंगी ना, तो उनको फिर सिखाइएगा। और रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं जो लोग, बीच बीच में अगर ऑफिस का कोई काम है किसी को। बाकी प्रयास करें कुछ ना कुछ सीखने का। अभी तक हमारी कितनी कक्षाएं हो गई? 5 कहाँ से हो गई प्राकृत की? 3 कक्षाएं हुई हैं, जिसमें 2 कक्षाओं में हमने प्राकृत का महत्व देखा था, इस पुस्तक के बारे में पढ़ा था, किसने इसकी रचना करी, कैसे हेमचंद्र आचार्य ने प्राकृत की व्याकरण लिखी। हाँ, और उसके बाद कमलचंद जैन सोगानी जी जो जयपुर में हैं, उन्होंने अपभ्रंश साहित्य अकादमी की स्थापना करी। ठीक है संकल्प भैया जी, पीछे आशीष भैया जी को भी एक सेट किताबों को दे दो। आपकी किताबें आपके घर पे रहे या यहीं पर हैं? पहले हमने सबको बांट दी थी किताबें जब आई थी, देखना एक बार घर पर, अगर नहीं है तो अभी यहाँ से दिलवा देते हैं। बाकी चेक करना, शायद हमने यहाँ से जिस 12 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे तो सबको पुस्तकें 3-4 महीने पहले दे दी थी, है ना। चेक कर लेना, इस प्रकार की किताबें हैं, एक बार क्या पता ले गए हो। अगर नहीं ले गए होगे तो अभी यहाँ पर इन पे सेट एक्स्ट्रा है तो दे देंगे। तो कल की कक्षा में हमारी भूमिका के बाद प्राकृत का व्याकरण प्रारंभ हो गया था। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा बेस हमारा बनना शुरू हो गया था कि किस प्रकार से प्राकृत में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर सब बच्चे अपनी अपनी कॉपियां निकाल लेंगे जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, हम बोलते जाएंगे और साथ साथ दोहराते जाएंगे। ठीक है, जैसे हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी की जो वर्णमाला होती है अ आ इ उ, उसी प्रकार से प्राकृत में भी होते हैं, बस कुछ स्वर इसमें कम होते हैं, है ना, वो याद रखने हमको। साथ साथ हम बोलेंगे अ आ इ ई उ ए ओ। स्वर क्या होते हैं? जिसमें कुछ ना कुछ मात्राएं लगती हैं। अंग्रेजी में जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं वॉवल, ए ई आई ओ यू। सुनिए, जो मात्राएं होती हैं ए ई आई ओ यू, है ना, क्या बोलते हैं उनको? वॉवल्स। बिल्कुल, अंग्रेजी की टीचर बैठी है ना, वॉवल्स बोलते हैं। तो वो स्वर हो गए, यानी कि ए किसी शब्द के किसी अक्षर के आगे लगा दिया तो थोड़ा बड़ा बन गया, है ना। डबल ए हो गया, मतलब ए किसी भी, जैसे इनका नाम है संकल्प, SAN, इस प्रकार से लिखते हैं ना, जबकि एस से तो सा बन जाएगा, लेकिन पूरा शब्द बनाने के लिए ए लगा देते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में क्या करते हैं? इनकी मात्राएं लगती हैं, आगे नहीं जुड़ता है। इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती ऊपर नीचे, हिंदी में और प्राकृत में क्या लगेंगी? मात्राएं लगेंगी। ठीक है, तो अ किसी शब्द में है तो वह सिंपल शब्द अक्षर है। ठीक है, अब नीरज जी का नाम है नीरज, तो इसमें क्या है? ई आ गया, ना प्लस ई। तो ये जो वॉवल्स हमने लिखे हैं, जो स्वर लिखे ई, तो ई हमने लिखा था ऐसे करके, लिख के दिखाओ नीचे भैया, ई, बड़ा ई लिख दो नीचे एक बार ऐसे ही। परंतु इसकी मात्रा कुछ अलग तरह से बन जाएगी, ना के आगे ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या मात्रा बन जाएगी? नी, ना पे हाँ ऐसी मात्रा बन जाएगी। अब ना भी लिख दो इसमें, जैसे हमने बोला नीरज, हाँ, इस प्रकार से मात्रा लग गई। तो स्वर का क्या यूज होता है, क्या प्रयोग होता है? उसका परिवर्तन किसी न किसी मात्रा में हो जाता है। जब कोई वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, अक्षर के आगे वह उसकी मात्राएं जुड़ जाती हैं।
अभी हम धीरे धीरे आज या कल की कक्षा में मात्राएं भी देखेंगे कि जितने भी स्वर हैं उनका मात्राएं क्या बन जाती हैं। हिंदी में हमने बचपन से सीखी है, हमारे आदत है जिस स्थान पर हम रह गए, परंतु जो छोटे छोटे बच्चे वो पहली बार भी सीखेंगे, तो वो भी चीज हम यहाँ पर सिखाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अब बोलेंगे प्राकृत में कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ। हिंदी में और इसमें क्या फर्क है? उसमें ए के साथ में एक ए और आता है और ओ के आगे भी एक औ आ जाता है। उसके अलावा अंग और अह दो और शब्द आते हैं। अह में आ के आगे विसर्ग लगा रहता है और अ के ऊपर बिंदी लगी रहती है, उसे बोलते हैं अम। तो ये इस प्रकार के शब्द यहां पर नहीं है स्वर में, प्राकृत के अंदर, क्योंकि जो विसर्ग लगता है वह संस्कृत में लगता है, प्राकृत में विसर्ग नहीं लगते। हलंत जो लगता है, जैसे आधा शब्द पे नीचे हलंत आपने लगा हुआ कई बार देखा होगा। हलंत सुना है बच्चों? किसी अक्षर के नीचे हलंत, एक छोटा सा डंडा लगाते, उसे बोलते हैं हलंत। वह भी संस्कृत में लगता है, प्राकृत में नहीं लगता। कुछ कुछ थोड़े से भेद हैं प्राकृत में और संस्कृत में, ध्यान देने योग्य हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्राकृत में विसर्ग का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। और ऐसे ही प्राकृत में आधा शब्द, यानी कि हलंत का मतलब क्या होता है? आधा, है ना। जैसे अपनी संस्था का नाम है संस्थानम, तो जो अंत वाला म है उसके नीचे आपने देखा होगा हलंत लगा रहता है। संस्थानम, म पे रुक जाते हैं, संस्थानम ऐसे नहीं है, संस्थानम रुक गए, तो यानी कि आधा है, ठीक है ना। तो अंत में कोई अक्षर आया और वह आधा रह गया, तो उस पे नीचे संस्कृत में क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं कि उसके उच्चारण में पूरा उच्चारण नहीं करना है, थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है ना। अभय दानम लिखते हैं ना, दानम, ज्ञान दानम, तो मां के नीचे हलंत आता है। पीछे लग रहा है? लग रहा है, देखो ये होता है हलंत, बिल्कुल ठीक। हमें ध्यान ही नहीं था कि पीछे लिखा है। ये जो हलंत है ये संस्कृत का शब्द है, अगर ये प्राकृत में होगा तो इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही विसर्ग, दो बिंदी लगती हैं तो उसके उच्चारण में बोलते हैं ह करके, हल्का सा ह बोलते हैं, है ना। कोई शब्द बताओ जिसमें विसर्ग लगता है भैया जी? पुनः, ओम नमः, नमः। तो जो विसर्ग दो बिंदी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? हल्का सा ह, नमः। नम, नम तो हो गया नम, और बिंदी लग गई तो क्या हो गया? नमः। पुनः। तो इसी प्रकार से कोई भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आगे विसर्ग लगता है, तो प्राकृत में विसर्ग नहीं लगता है। क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं वो भी धीरे धीरे आपको बताना जरूरी है, ठीक है। विसर्ग नहीं होता, हलंत नहीं होता, ओके। उसके बाद हमने पढ़े थे व्यंजन, लिखवा दिया था परसों की कल की कक्षा में लिखे थे, रिवाइज करेंगे। पहला वर्ग होता है क वर्ग, कल हमने बोल करके अभ्यास किया था, दोबारा से रिवाइज करेंगे क वर्ग के सभी अक्षरों का, कि हमारे मुंह का मूवमेंट किस प्रकार से चल रहा है। मुंह, कंठ, तालु, जिह्वा, दंत, इस प्रकार से 4-5 चीजें होती है। कंठ होता है गला, एक आपके ओष्ठ यानी होंठ होते हैं, और जिह्वा यानी जीभ होती है, और तालुका जो ऊपर का हिस्सा होता है, और दंत माने दांत होते हैं। इस प्रकार से इनका जो प्रयोग होता है उसके हिसाब से 5 वर्ग बना करते हैं। तो ध्यान देंगे, का ध्यान किस पे देना है आशीष भैया जी? आप कल नहीं थे, अपने ऊपर ध्यान देना है। उच्चारण करते समय आपका मुंह, जीभ, दांत, कंठ कैसे चल रहे हैं, बहुत ध्यान देना है। का, खा, ग, घ, चारों में एक ही तरह से मुंह खुल रहा है, तो इसलिए इन चारों को एक वर्ग में लिया कि कंठ से निकल रहे हैं, क वर्ग के। का, ख, जरा सा कहीं ना कहीं अंदर हल्का सा फर्क है, वो बहुत सूक्ष्म आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। का, ख, हल्का सा, कितना ज्यादा खोलना है, कितना कम खोलना है, कहां टच करना है, बहुत हल्का सा फर्क आएगा चारों अक्षरों में। क, ख, ग, घ।
ठीक है, इसलिए इनको एक वर्ग में लिया। चारों का बिल्कुल बोलने का तरीका एक जैसा है, मुंह का जो मूवमेंट है। उसके बाद दूसरा है च वर्ग। तो च पे ध्यान देंगे आशीष भैया जी और रोहिताश डॉक्टर साहब। आप थे कल डॉक्टर साहब? कल थे आप? नहीं थे। चलो हिंदी सीख रहे हैं छोटे बच्चों वाली, कोई दिक्कत नहीं है। बोलना है, इसमें सुनना नहीं है आपको, थोड़ा मुंह भी खोलना है। वैसे शांत रहते हो, अब इस कक्षा में नहीं चलेगा, चुपचाप रहना। कावर्ण होते हैं, किस स्वर से उच्चारित होते हैं, मतलब का कंठ दिख रहा है ना? कंठ से। अब देखिएगा, बोलना है, बोले बिना नहीं वो पता चल पाएगा जब तक बोलेंगे नहीं। जो बच्चे चुप रहेंगे वो आपको अभ्यास पता ही नहीं चलेगा कि क्यों अलग किया है इनको। च छ ज झ, चारों में एक तरह से जीभ लगी ऊपर। च छ ज झ, है ना, जीभ्या आपकी तालुका पे टच कर रही है। जरा सा सूक्ष्म फर्क है जिसके कारण से अक्षर का उच्चारण बदल गया। च छ ज झ, और पहले वाले जो चार थे वो बिल्कुल अलग तरीके से कंठ से निकले थे। ये तालुका में टच किया है जीभ ने। च छ ज झ। अब तीसरा वर्ग देखेंगे ट। अब इसमें ध्यान दे, बोलना है रोहिता जी, बोलो ट। जोर से बोलोगे तब पता चलेगी, मन ही मन में नहीं बोलना है, क्योंकि मूवमेंट देखना है कि किस प्रकार से, कहां आपकी जीभ किस प्रकार से लग रही है। ट ठ ड ढ, चारों में एक तरह से जा रहा है, गोल घूम करके ऊपर टच कर रही है। ट ठ ड ढ, ठीक है ना? तो इसलिए इनको ट वर्ग में लिया। उसके बाद देखेंगे ता, ये लास्ट वाले हैं, वो संयुक्त अक्षर में प्रयोग आते हैं। ता, अब देखिएगा जीभ कहां लग रही है? दांत के नीचे। ता थ द ध, है ना? ना में भी थोड़ा सा वहीं पर है। ता, बिल्कुल चारों एक जैसे लग रहे हैं ना, फिर भी बहुत सूक्ष्म आवाज कैसे निकालनी है, वह कैसे अपना चेंज होता है, क्योंकि बचपन से हम लोग सुन सुन करके वो शब्द का परिवर्तन, वो अक्षर की बनावट, अब इसी में बोलते हैं तुतलाता है बच्चा कि वो कितनी हवा निकालनी है, कहाँ पे टच करना है, वो थोड़ा सा उसको ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए बोलते हैं बच्चा साफ साफ नहीं बोल पा रहा है। परंतु कुछ वर्षों बाद जब 2-4 साल का बच्चा हो जाता है तो सुन सुन करके, श्रुत ज्ञान के माध्यम से, मति ज्ञान के माध्यम से वह अपनी बोली को सुधार लेता है, उसमें करेक्शन कर लेता है, क्योंकि सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा है ना। जब वो खुद से बोल रहा है तो कुछ और बोल रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी मिस्टेक उसको बताई जाती है कि बेटा ये नहीं, ये बोलना है, तो धीरे धीरे सुधर जाता है। तो ऐसे ही हम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सीख रहे हैं। जब सिखाया जाता है तो कैसे सिखाया जाएगा? त थ द ध न, ठीक है ना? तो एक ही जगह पे ये सारे लग रहे हैं। उसके बाद आएंगे अंत वाला है ओष्ठ, यानी होठों से चलेगा। प, बोलना है आशीष जी, बोलो जोर से। प फ ब भ म, ये सारे ओष्ठ वाले हो गए, यानी कि इसमें होठ मिलेगा। बड़े ही विद्वानों ने बहुत मेहनत के हिसाब से बहुत परीक्षाएं कर करके ये वर्ग बनाए। तो इसलिए अपनी जो भाषा है सबसे अच्छी भाषा है, उसका बड़ा अच्छे से अपन को सीखना है। अब कुछ अक्षर ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं, इसलिए उनको वर्गों में नहीं लिया, उनको अलग से लिया। या, अब देखिएगा या यहां से निकल रही है, कंठिका भी ओज है, थोड़े से होठ भी मिल नहीं रहे, या तो बिल्कुल अलग है। इनमें 5 प्रकार से उसका विभाजन नहीं हो पा रहा। ऐसे ही र, इसमें क्या र, जीभ पे, जीभ जो है दांत में ऊपर की तरफ अलग तरह से टच कर रही है, ये भी 5 वर्गों में नहीं आया, बिल्कुल यूनिक है, अपने आप में अकेला तरीका है। र, फिर आया ल, ल में भी क्या है? टा की तरह से नहीं है, टा ठा वाले थोड़ा सा अलग जगह टच कर रहा है। ल, इधर नीचे, ल, दांत और तालुका के मध्य में जा रहा है। ल, वाह, ये भी बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि इसमें होठ मिले ही नहीं है, ऐसे ओष्ठ वाह अलग है। तो ये चारों बिल्कुल अलग प्रकार से होते हैं, तो इसलिए इनको अलग लिखा। उसके बाद स, ये भी अलग तरीके से है। स
दांतों को हल्का सा मिलाना है लेकिन टच नहीं करना है। स हवा निकालनी है, स स, इसलिए इसको भी अलग लिया। प्राकृत में और हिंदी में थोड़ा सा फर्क है कि वहां पर 3 प्रकार के स होते हैं। बोलने में सब बच्चे बड़े, हमारे से भी गलती होती है, षटकोण वाला श, शलगम वाला श और सड़क वाला स ऐसे रटाते थे स्कूल वाले, लेकिन बहुत 90% बच्चे स में गलती करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वह लेखने की भाषा होगी, तीनों का उच्चारण मिलता जुलता स ही आएगा, स श हल्का हल्का सा। तो इसलिए प्राकृत चूंकि बोली की भाषा है, लिखने का ज्यादा चक्कर इसमें है ही नहीं। ये तो भाषा है बोली की, लिखने की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अलग अलग लिपियों में हम प्राकृत को अन्य अन्य प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसलिए इसमें तीनों सा में से केवल एक ही सा है, सिंपल वाला, सड़क वाला। ठीक है, लिख दीजिए कौन सा वाला है? सा, सड़क वाला सा। शलगम वाला भी नहीं है और षटकोण वाला भी नहीं है। षटकोण बनाते हैं ना, 6 कोने, पा बना के उसका पेट चीर देते हैं, उसको बोलते हैं श, तो वह नहीं है। स, अब दूसरा श लिखो, गोल वाला श, उसको क्रॉस कर देना, शलगम वाला। र, हाँ ये भी लिख दो, चलो षटकोण वाला, और ये दोनों क्रॉस कर दो। ये दोनों श प्राकृत में नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है ह, ह, हमें भी बिल्कुल अलग तरीके से निकल रहा है, क की तरह से नहीं। आप ध्यान देंगे क क क ह, थोड़ा सा फर्क है किस प्रकार से, इसलिए उसको भी क वर्ग में न लेकर ह को अलग से लिया। ह लिखते ना, हम हैं, ये सब ह बोलते हैं, इसको भी अलग है, ये क वर्ग में नहीं आया। उसके बाद लिया था हमने बिंदी और चंद्र बिंदी, इनको अनुस्वार बोलते हैं। जैसे इन भैया का नाम है संकल्प, तो सा के ऊपर बिंदी लग गई। उन भैया का नाम है मयंक, है ना, इनका नाम है, आपके नाम में किसी में है क्या बिंदी? किसी के नाम में नहीं, बिंदी बेटा, बिंदी बिंदी बिंदी, ऊपर बिंदी, जैसे माथे पे बिंदी होती है ना, आपने लगाई है, ऐसे ही आपके नाम के ऊपर भी एक बिंदी होती है। अंजलि, बच्चों में ना अंजलि, आ के ऊपर बिंदी है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और कहीं जगह चंद्र बिंदी होती है, एक चंद्रमा बनाते हैं ऐसे करके और फिर बिंदी लगा देते, तो उसको बोलते हैं चंद्र बिंदी। ठीक है ना, तो उसका भी प्रयोग प्राकृत में किया जाता है, बिंदी का भी और चंद्र बिंदी का भी, दोनों का। उसके बाद कल की कक्षा में हमने देखा था कि प्राकृत में वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में जिन बच्चों ने पढ़ा है स्कूल में इधर उधर या यहाँ पर कहीं गुरुकुल में दूसरे गुरुजी पढ़ाते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कि 2 पेन लेकर के आ जाओ तो वो द्विवचन का हो गया, और 3 लेकर के आ जाओ तो बहुवचन का हो गया, और 1 पेन ले आओ तो एक वचन का हो गया। प्राकृत में एक वचन है और सीधे डायरेक्ट बहुवचन है, 2 की संख्या को भी बहुवचन में ही लेंगे और सरल हो गई। आपको कम चीजें याद करनी पड़ेंगी। कितने वचन होते हैं प्राकृत में? एक वचन और बहुवचन, या तो एक होगा या बहुत सारे होंगे, मतलब 2 को भी बहुवचन में ही लिया जाएगा। उसके बाद कल हमने उदाहरण लिए थे लिंग के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जब मनुष्यों की, नर और नारी की बात होती है, तब कहते हैं भाई लड़का तो पुल्लिंग का है और लड़की स्त्रीलिंग की है। तो कल हमने बहुत सारे उदाहरण में देखा था कि शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे निकालेंगे, कि कुर्सी तो स्त्रीलिंग की हो गई, है ना, और कपड़ा पुल्लिंग का हो गया, कुर्ता पुल्लिंग का हो गया, है ना, मेज स्त्रीलिंग की हो गई, मेज रखी है, कैसे हमने निकाला? मेज रखी है, पंखा चल रहा है, पंखा रखी है कभी बोला है? तो थोड़ी सी मात्राओं के हिसाब से हमने लगा लिया कि स्त्री में मात्रा ई की आती है, पुरुष में मात्रा नहीं आती है, तो इसलिए स्त्रीलिंग के और पुरुष लिंग के शब्द। जबकि जरूरी नहीं है कि वो मेज लड़के की हो, या लड़की भी तो मेज पे पढ़ सकती है। सम्मान देने के लिए अक्सर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, सम्मान देने के लिए अपने से बड़ों को बहुवचन का प्रयोग करते हैं, वो आगे आएगा।
जब वाक्य बनाएंगे, है ना, किसी अपने से बड़े का। परंतु अभी शब्दों की बात कर रहे हैं कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के जो शब्द हमारी आदत आम बोलचाल में हिंदी की पड़ गई है ना। जैसे कि चश्मा पहन लो, चश्मा पहना है ना आपने, चश्मा रखा है, चश्मा है ना, चश्मा खरीद लो, कोई भी एक वस्तु है तो चश्मा रखी या नहीं होगा, है ना, उसने चश्मा पहना हुआ है। तो ये हिंदी से जो शब्द बनेंगे उसका अगर हमने प्राकृत में कुछ ट्रांसलेशन किया है, कुछ परिवर्तन किया है, तो जरूरी नहीं है कि हिंदी का जो शब्द अगर स्त्रीलिंग का है वह शब्द प्राकृत का भी स्त्रीलिंग का होगा, ये जरूरी नहीं है। ये आपको महत्वपूर्ण बात है। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां, अब जो आज की कक्षा पढ़ाएंगे या कल की पढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होंगी कि क्योंकि हम, जैसे भैया जी ने घड़ी पहन रखी है, घड़ी पहनी है, घड़ी पहना है तो नहीं होगा, है ना, घड़ी पहनी है, इसकी मान लीजिए प्राकृत में कोई शब्द बनेगा तो वो दिमाग कैसे चलेगा, अरे हिंदी में तो हमने ई लगाई थी तो प्राकृत में भी वो स्त्रीलिंग का बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, बन सकता है, बाई चांस हिंदी का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग प्राकृत का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। वो प्राकृत के नियम के हिसाब से आपको धीरे धीरे अनुभव से और अभ्यास से, जैसे आपको हिंदी का बचपन से अभ्यास हुआ है ना, हम भी वाक्य बोल पा रहे हैं लगातार, है ना, जैसे स्पीकर है यहाँ पर तो स्पीकर रखा है, स्पीकर बज रहा है, स्पीकर बज रही है, कभी सुना है? क्यों नहीं सुना? अभ्यास नहीं है। परंतु ऐसा कई बार हो जाता है, जो कोई दूसरे स्थान से यहाँ पर आता है तो वो गलतियाँ करता है। हम जब सीए की अपनी आर्टिकलशिप करते थे तो हमारी मैडम थी एक सीनियर मैडम, सीए रेवती मैडम नाम याद है हमें, तो वो साउथ से आई थी, केरल से, अब दिल्ली में जॉब करती थी, तो बिल्कुल नॉर्मल बातचीत करती थी ऑडिट पे, सारी चीज़ों में। हम बच्चे लोग हंसते थे कई बार, क्योंकि वह हर लाइन में, मतलब अगर 2-4 लाइन बोली तो 1-2 लाइन में वो गड़बड़ गोल कर देती थी। तो अब हमें तो बचपन से आदत है अपनी हिंदी की, वो यहाँ से केरल से आके भी नई नई सीख रही थी। तो जैसे किसी लड़के का नाम बोला और आगे बोल दिया, मतलब स्त्रीलिंग लगा दिया फिर बाद में कि राम तू ये पानी ले आई, है ना पानी, मतलब कोई भी ऐसी लाइन है, एकदम से हंसी छूटती थी, उन्हें पता नहीं चलता था क्योंकि अभी उनका अभ्यास नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे करके कई वर्षों में उनका धीरे धीरे अभ्यास हो गया सुन सुन करके। तो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, परंतु जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अभी हमें हिंदी में क्यों नहीं गलतियां हो रही, हम अभ्यास कर चुके हैं, 10, 15, 20 साल हो गए, बच्चे लोग भी धीरे धीरे कर रहे होते हैं, परंतु छोटे बच्चों से इन शब्दों में गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए अपने को अगर गलतियां हो रही हैं तो कोई हंसने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नई भाषा है, अभी हमारे लिए है तो बहुत पुरानी, हमारे ग्रंथों की, पूर्वाचार्यों की, सबकी पुरानी प्राचीन भाषा है, प्रकृति की देन है ये प्राकृत भाषा, परंतु अभी हम उसको भूल चुके हैं, तो इसलिए पुनर्जीवित कर रहे हैं, दोबारा से सीख रहे हैं, तो गलतियां होंगी। हम लोग इंग्लिश में गलती करेंगे विदेश जाके तो वो भी हंसेंगे। हाँ, हम लोग इंग्लिश में करेंगे तो वो हंसेंगे, कोई जरूरी नहीं है, हंस भी सकते, नहीं भी हंस सकते, जरूरी नहीं है विदेशियों में भी इंग्लिश उनकी अच्छी हो, क्योंकि इंग्लिश खाली कुछ ही देश की भाषा है, बाकी देश की सबसे अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं, तो उनके लिए भी इंग्लिश विदेशी भाषा है जैसे हमारे लिए, तो इसलिए कोई दिक्कत आती नहीं है इंग्लिश में। परंतु हिंदी में मात्राओं के कारण से हमें थोड़ा सा संधि विच्छेद मात्राओं में बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक आपकी भविष्य में होगी, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, आपका दिमाग चलेगा कि इसका हिंदी में ये शब्द है तो वह स्त्रीलिंग में आता है कि पुल्लिंग में आता है कि नपुंसक में आता है, तो वैसा ही प्राकृत का बनेगा। बार बार कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती होगी कि आपको हिंदी वाले से कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कल एक उदाहरण दिया था कि दीवार गीली हो गई, दीवार तो गीली हो गई और मकान गीला हो गया, तो क्या फर्क है भाई, मकान पुल्लिंग का हो गया और दीवार स्त्रीलिंग की हो गई, ऐसा कैसे है, चीज एक ही है। तो ऐसे ही प्राकृत में
हमें ध्यान देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हिंदी का जो शब्द है वही इंग्लिश में उसका लिंग का परिवर्तन हो। तीसरा, पुरुष हमने सीखे थे। अब यहां पर हमने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया था, बोर्ड पे भी लिखा है। 3 प्रकार के प्राकृत में पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जघन्य पुरुष नहीं होता, वह व्रतों वगैरह में उत्तम, मध्यम, जघन्य हम बोलते हैं। पात्र को दान देने में कि कौन से पात्र को दान देना चाहिए, आहार दान इत्यादि, तो वहां पर उत्तम, मध्यम और जघन्य शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर क्या है, यहां पर हम व्याकरण सीख रहे हैं, यहां पर जघन्य नहीं है, यहां पर क्या है, अन्य है। उत्तम के लिए समझाने के लिए क्या बोला था, हु इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूं। तो बेस्ट की हिंदी क्या होती है, उत्तम। तो इसलिए उत्तम के अंदर क्या आ गया, मैं। जब कोई भी वाक्य बनाएंगे तो मैं से शुरुआत होगी, बाकी कोई बेस्ट नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपने को मोक्ष लेके जाना है। पहले मेरा नंबर आएगा, बाद में मेरे बाद तुम जाना भाई साहब। कोई भी जब मोक्ष जाने को बैठेगा ये नहीं कहेगा पहले आप, कहेगा पहले मैं, क्योंकि मुझे अपना कल्याण करना है। तो जैन धर्म आत्मा का धर्म है, आत्म कल्याण का धर्म है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसको हम तो कहते हैं भाई मतलबी धर्म है, क्योंकि इसमें हम अपने मतलब के लिए किसी दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे भाई, अपना कल्याण कर रहे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, अपने व्रत कर रहे हैं, अपने मोक्ष जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे। तुम्हें क्यों जलन मच रही है, तुम क्यों परेशान हो। इसलिए इसको कहा मतलबी धर्म है, परंतु ऐसा मतलब जिस मतलब में किसी दूसरे जीव का हानि नहीं हो। और दूसरा मतलब क्या होता है, अपना काम निकाला और दूसरे को नुकसान पहुंचाया, है ना। तो वो क्या कहलाती है, वो गलत मतलब है कि अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देना, चोरी करना, कषाय करना, है ना, पाप करना, वो पाप में हो गया। और ये वाला मतलब क्या है, इसमें मेरा भी पुण्य और तुम्हारा भी पुण्य, मैं तुम्हें भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। तो उत्तम क्या हो गया, मैं, और बहुवचन में क्या हो गया, हम। तो ये शब्द जब आएंगे, मैं, हम सब, ये क्या है, मैं, हम और हम सब, ये उत्तम वचन में आ, उत्तम पुरुष में आ गए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वाला मध्यम, कि जब दो लोगों में बातचीत चल रही है तो तुम, यानी कि यू, दो लोग अगर आमने सामने बात कर रहे हैं, या जैसे हम यहां बैठे हैं और आप सारे यहां बैठे हो, तो आप क्या हो गए, मध्यम, और हम यहां बैठे हैं, मैं क्या हो गया, उत्तम। तो तुम क्या हो गया, तुम यानी कि एक बंदा, एक आदमी, तुम सब बहुत सारे हो गए, और आप भी क्या हो गया, आप एक में भी आ सकता है और बहुवचन में भी वो आ सकता है। बोलते हैं सम्मान की दृष्टि से कि आप सभी, आप, तो वो शब्द भी किस में आ गए, मध्यम पुरुष में आ गए, ठीक है ना। तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य का क्या मतलब है, इन दोनों के अलावा, मैं और तुम के अलावा सारी दुनिया, सारा संसार क्या हो गया, अन्य में आ गया। सुबह आप लोग पूजा करते हैं ना, कुर्वन्तुम, सबसे पहले किसको बोलते भाई साहब, हाँ क्या बोलते, बोलो, ये लाइन बोलो ना, कुर्वन्तु ते बोलते हो, हाँ, सबसे पहले किसका मंगल किया, मेरा मंगल हो भैया, मैं पूजा कर रहा हूं, कुर्वन्तु मे मंगलम। उसके बाद बोला भाई तुम सुन रहे हो, चल भाई तेरा मंगल भी हो, कुर्वन्तु, तू बगल में खड़ा है, तेरे को क्या छोड़ूं, कुर्वन्तु ते मंगलम। उसके बाद कुर्वन्तु, सारे संसार का मंगल हो। सब में बोलते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले मेरा नंबर, पहले भाई मेरा मंगल हो, मैं बढ़िया हूं, मेरा कल्याण हो, फिर तेरा हो जाए, तू सुन रहा है यहां बैठ करके, फिर भाई बाकी संसार जो आसपास जितना भी संसार में जीव जातु हैं उन सबका कल्याण हो। तो ऐसे ही सबसे उत्तम कौन है, मैं हूं, हम है, मध्यम कौन है, तुम हो, और अन्य कौन है, जितने भी बाकी के लोग। उसमें क्या आ गया, वस्तुओं के नाम, राम जाता है ना, श्याम खाता है, किसी का भी नाम लिया, वो सब क्या हो गया, राम और श्याम अन्य में आ गए। ना मैं हूं ना तुम हो। अगर मैं तुमसे संवाद कर रहा हूं तो ये थोड़ी बोलूंगा आशीष बैठ जा, मैं बोलूंगा तुम बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, है ना। जब आमने सामने दो लोगों की बात चल रही है तो नाम थोड़ी ना लिया जाएगा, तुम बोलेंगे या मैं बोलेंगे जब बात चल रही है। ये होता है आपका नाम आशीष है, वो एक लाइन हो सकती है, परंतु हर वाक्य में बार बार आशीष थोड़ी बोलेंगे, आशीष आजा, आशीष बैठ जा, आशीष खा ले, आशीष पहन ले, है ना। तो तुम या आप, इस प्रकार से। तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया।
और राम अगर है, हम और तुम्हारा दोनों का नाम राम नहीं है, राम के बारे में बात चल रही है, तो फिर क्या हो जाएगा? राम सीता को लेने गए थे, वह उसको लेने लंका गए थे, उन्होंने वहां जाकर रावण को हराया था। अब बार बार राम नहीं आ रहा ना, एक बार राम आ गया, उसके बाद क्या हो गया? सर्वनाम आ गया, वह आ गया, उन्होंने आ गया। तो इस प्रकार से ये सब क्या हो गए? अन्य पुरुष हो गए। पंखा वहां से ले आओ, उसको बिजली में लगा दो, उसकी स्पीड बढ़ा दो। कोई भी ऐसा वाक्य, बार बार पंखा पंखा नहीं बोलेंगे, एक बार बोल दिया, एक बार शब्द बोल दिया और उसके बाद क्या बोलेंगे? फिर सर्वनाम, वह, उसको, ये सारी चीजें जोड़ेंगे। तो ये शब्द सारे किस में आ गए? अन्य पुरुष में आ गए। ठीक है ना? 3 पुरुष समझ में आ गए उदाहरण के साथ में। उत्तम माने मैं, हम, मध्यम माने तुम, तुम सब, और अन्य माने जितने भी लोगों के नाम हैं, और उसके बाद वे, वह, वे सब, वो सारे के सारे किस में आ गए? अन्य में आ गए। यहां लिखा था ना भैया ने, वे, वह, और किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का नाम, चाहे कुर्सी है, मेज है, पतंग है, कागज है, कॉपी है, पुस्तक है, फ्रिज है, टीवी है, जो भी सामान है वो सब किस में आ गया? अन्य पुरुष में आ गया। आ गई बात समझ में? अब चलाइए विभक्ति पढ़ेंगे आज, मिटा दो इसको, अब मजा आएगा बहुत आज की कक्षा में। ठीक है? कई लोगों को बचपन की याद आ जाएगी, जो बड़े बड़े लोग हैं, नीरज जी जैसे, रोहिता जी जैसे, सब बड़ी बड़ी दीदियां यहाँ बैठी हैं। लिखा दीजिए चावर्ण किस में आता है? अभी लिखा देंगे देख करके। हाँ, कंठ, ये 5 चीजें होती हैं। कंठ होता है, तालु होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है ना? ओष्ठ हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गई, दंत हो गया, और जिह्वा हो गई। उसका प्रयोग करते हैं जिह्वा का सब जगह, इस प्रकार से वह आते हैं, है ना? रचना कौमुदी वाली पुस्तक में सारा लिखा हुआ है, वहां से देख करके बता देंगे। चलिए विभक्ति लिखिए ऊपर, विभक्ति। अब पहले बिना लिखे हुए थोड़ा बोल बोल कर अभ्यास करेंगे, फिर लिखेंगे, उल्टा चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है? आज की कक्षा में ही आपको रट लेनी है विभक्तियां, और सपने में भी, आज जब सोएंगे ना तो सपने में भी बोलनी है, नींद में भी बोलनी है, और सुबह जागते में भी बोलनी है। ठीक है? जिनको याद नहीं है, जिनको बचपन से याद है तो ठीक कर लेना अगर भूल गए होंगे। ठीक है? जिन्होंने हिंदी इत्यादि स्कूल में पढ़ रखी है तो उनको पक्का हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनको जागते चलते पढ़ते इसकी मालाएं फेरनी है। ठीक है? हाँ, वो अभी देख के बता देंगे, अभी उतारना नहीं है, पहले सपने में याद कराएंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है? बच्चे खुद बोलते बोलते लिखेंगे। बोलो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पे पर संबोधन हे भो। अरे ठीक है, किस किसने पहले सुन रखा था ये? हाँ, हाथ खड़ा कर दो जिसने पहले बचपन में पढ़ा है। बेटा तू तो बचपन में ही है। बचपन में पढ़ा होगा, जो बचपन में तो अभी पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है? अब ये 10 बार बोलेंगे अपन, थोड़ा सा आगे पीछे। हमने थोड़ा सा इसमें शब्द बचपन में हमारे को जो याद थे वो हमने बोल दिए, मैं, पे, पर, मैं, पर, हे, अरे, भो, इस प्रकार से। इसमें पे भी लिख सकते हैं, कई जगह पे बोलते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। बोलो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पे पर संबोधन हे भो। अरे अब एक एक करके बोलेंगे, खाली हम बोलेंगे कर्ता, हाँ, कर्ता ने है। अरे लिखवाएंगे, पहले याद करो फिर लिखेंगे, उल्टा चलेंगे, कोई बात नहीं। कर्ता ने कर्म को, देखना नहीं है भैया जी, अभी 10 बार बोलेंगे इसको। कर्ता ने कर्म को
करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पे पर संबोधन है वो हरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पे पर संबोधन है वो अरे। ठीक है ना? अब बोलो, बोलते रहो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, संप्रदान तक सही पहुंचे। अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पे पर संबोधन है वो अरे। तो ये 8 विभक्तियां होती हैं। अब लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर आप दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। ये चाहे हिंदी भाषा हो या प्राकृत भाषा हो, ये विभक्तियां उसकी जान है। जैसे कंप्यूटर चलाते हैं ना आप, तो मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर की जान होता है। मदरबोर्ड होता है ना, मोबाइल में भी होता है अंदर। मोबाइल चलाते हैं सब, जो कंप्यूटर नहीं चलाते, तो बोलते हैं भैया इसका मदरबोर्ड खराब हो गया, अब तो इतने का आएगा जितने का तो नया मोबाइल आ जाएगा, नया टीवी आ जाएगा, नया कंप्यूटर आ जाएगा। तो ऐसे ही प्राकृत भाषा की ये जान है। जैसे आपकी जान क्या है? आपकी आत्मा। आत्मा निकल गई तो शरीर निर्जीव है, डेड हो गया। तो ऐसे ही मदरबोर्ड खराब होते ही टीवी, मोबाइल और कौन सा कंप्यूटर डेड हो जाता है। तो ये जो विभक्तियां हैं ये जान है। ठीक है ना? ऐसे इसलिए इसको रट डालना है आत्मा के अंदर, अंदर तक उतर जाए, इतना रटना है इसको, क्योंकि इसके बिना आप प्राकृत में रटे बिना नहीं बढ़ सकते। इसको लिख करके आप सोचो कि मैं प्राकृत सीख जाऊंगा, संभव नहीं है लिखने से। इसको तो आपको रट्टू तोते की तरह रटना ही पड़ेगा, तभी आप वाक्य बना पाओगे, विभक्तियां लगा पाओगे, टेंस बना पाओगे, कोई भी वाक्य शब्दों से तभी जोड़ पाओगे जब आपको ये विभक्तियां आपकी आत्मा में अंदर तक घुस चुकी हैं। सपने में भी बोल सको अचानक से। ठीक है ना? ऐसी रटनी है। ठीक है? लिखो अब विभक्ति, हेडिंग लिख दी विभक्ति। ठीक है? या 3 कॉलम बना लो, विभक्ति, कारक और प्रत्यय चिन्ह। हिंदी के आधार से ये सिखाने के लिए लिखे हैं, उसी आधार से हम प्राकृत को सीखेंगे, क्योंकि हमारी अभी मातृभाषा यहाँ पर उत्तर भारत में हिंदी है, तो उसी से सीखने में हमको आसानी रहेगी। ठीक है ना? विभक्ति, कारक और तीसरा प्रत्यय चिन्ह। ये भी बताएंगे प्रत्यय का चिन्ह क्या होता है। अब धीरे धीरे सिखाते भी जाएंगे, ये रटनी भी है और समझा भी देंगे, तो आपको शब्द समझ में आ जाएंगे कि इसके आगे चिन्ह क्यों लगा है। ठीक है? विभक्ति, विभक्ति में लिखो नंबर 1 1, फिर उसके आगे पॉइंट लगा के लिखो प्रथमा। नंबर 1 प्रथमा बोलते हैं संस्कृत में प्रथम को, हिंदी में भी प्रथम बोलने में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 कारक में हुआ कर्ता। कर्ता ता पे थोड़ा हलंत लगाओ, ता में यहां पे बीच में कर्ता। हाँ, हल्का सा डंडा लगा हुआ है, आधा ता और ऊपर रा है, कर्ता। ठीक है? आगे लिखो ने। अब यहां पर कर्ता का क्या मतलब है उसको समझाते भी चलेंगे, तो याद भी होने में आसानी, रटने में आसानी रहेगी। कर्ता माने होता है, कुर्ता में और कर्ता में फर्क होता है। भैया जी ने क्या पहना है? कुर्ता। ये कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? भैया जी कर रहे हैं। यहां कौन लिख रहा है बोर्ड पर? अभिषेक भैया जी लिख रहे हैं। यहां चौक से किसने लिखा? अभिषेक जी ने लिखा। बोलो, अभिषेक जी ने
लिखा। यहाँ क्या आ गया? ने। अभिषेक जी ने लिखा। तो करने वाला कौन हो गया? उसका चिन्ह क्या हो गया? ने। राम ने पढ़ा। तो ने कई बार आएगा भी और कई बार छुपा हुआ भी रहेगा। राम पढ़ा तो उसमें ने छुपा हुआ है, परंतु उसने वह कार्य किया है। पहली लाइन तो आप बना लोगे, राम खाना खाता है, उसने पानी पिया, उसने खाना खाने के बाद पानी पिया, तो ने आ गया ना। तो इसलिए कर्ता माने करने वाला, कर्ता माने जो काम को कर रहा है, कर्ता। ठीक है, आजकल अकाउंट्स में वो भी बनाते हैं ना, HUF बनाते हैं कई लोग, आपको पता होगा ना। तो उसमें क्या होता है, जो घर का लीडर होता है कर्ता बोलते हैं उसको, करने वाला। तो यहीं से शब्द लिया है कर्ता, है ना। कर्ता और कुर्ता में फर्क समझ में आ गया। कुर्ते को पहनने वाला जो है वो कर्ता है। ठीक है, अभिषेक जी ने कुर्ता पहना, पजामा भी पहना, तो अभिषेक जी ने, है ना। हमने यहां प्राकृत पढ़ाई, तो ने आ गया ना। तो जो करने वाला है उसमें छुपा हुआ क्या है? ने। तो इसलिए उसका चिन्ह क्या बन गया? ने बन गया। तो याद हो जाएगा, कर्ता का मतलब जो कर रहा है उसको कर्ता बोला। पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, नाच रहा है, बोल रहा है ना, लिख रहा है, सो रहा है, तो जो ये कार्य कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता, करने वाला। ठीक है, याद रहेगा। नहीं तो बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, कोई ऐसा पहाड़ नहीं सर पे डाल रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा। बहुत इजी तरीके से कराएंगे, ऐसे ही करते करते मजे ले लेके पूरी प्राकृत हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो कर्ता का मतलब क्या हुआ? जो करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरा लिखो, द्वितीय, दूसरी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म लिखो यहां पे, कर्म, कर्म, कर्म को। अब क्या नाम है आपका? रोहितास जी ने पुस्तक को पढ़ा। लाइन आई समझ में? रोहितास जी ने प्राकृत को पढ़ा। तो रोहितास जी कौन है? कर्ता। प्राकृत कौन है? लग गया ना को। पुस्तक कौन है? कर्म, जिसको किया जा रहा है ना। आशीष ने पानी को पिया, तो पानी क्या हो गया? कर्म हो गया। खाने को खाया, है ना। कपड़े को अभिषेक जी ने कुर्ते को पहना, कर्ता ने कुर्ते को पहन लिया। कर्ता कौन है? अभिषेक जी। कुर्ता क्या है? कर्म हो गया। जिसको किया जा रहा है, जो कर रहा है वो क्या हो गया? कर्ता। और जिसको किया जा रहा है वो क्या हो गया? कर्म हो गया। पवन ने पंखे को चलाया, पवन क्या हो गया? कर्ता हो गया। पंखा क्या हो गया? तो आगे समझ में आ गया क्यों लिखा है ने और को? बहुत आसान है, बड़े विद्वानों ने इन चीजों को बनाया। अपन ने बचपन में हो सकता है इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, पर अब क्योंकि डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ेंगे। रटने के साथ साथ भी उसका क्या लॉजिक है वो भी देखेंगे, है ना। कर्ता का मतलब जो कर रहा है, इसलिए उसमें कई बार राम खाना खाता है, हो सकता है ये चीजें कई बार हिडन, छुपी हुई भी हों, परंतु अगर भाव देखेंगे तो को या ने आएगा। जैसे कि पवन ने पंखा चलाया, अब को इसमें नहीं लगाया परंतु को छुपा हुआ है ना। अगर को लगा दिया जाएगा तो शब्द वाक्य गलत नहीं होगा। पवन ने पंखे को चलाया या पवन ने पंखा चलाया, दोनों वाक्य सही है। इसका मतलब क्या है? को छिपा हुआ है ना। पवन पंखा चलाता है, इसमें ने भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? ने छुपा हुआ है। लेकिन अगर लगा देंगे तो वाक्य में गलती नहीं है। तो ये जो प्रत्यय के चिन्ह हैं ये अक्सर लगे भी हो सकते हैं
और छुपे भी हो सकते हैं। हमें वाक्य के भाव के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये जो अक्षर है, ये जो शब्द है, ये कर्ता है या कर्म है या क्या है। ठीक है, पवन ने पंखे को चलाया। पवन ने पंखे को चलाया। ठीक है ना, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम, तो ऐसी जो सामने चीज आ जाती है वैसी बोल देते हैं। जैसे संकल्प ने पुस्तक को बस्ते के अंदर रखा, ये बड़ा लंबा शब्द हो गया, तो अब लंबे शब्द आगे पढ़ेंगे। जैसे अभी शॉर्टकट में तो एक लाइन हो गई, अब थोड़ा सा और लंबा शब्द, तो वो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। करण से, तीसरा लिखो, तृतीया विभक्ति करण से। ठीक है, कहां गई आपकी कॉपी? लिखते चलो भाई साहब, याद करते चलो, सुनूंगा कल सारी विभक्तियां रटी रटाई। राम ने पानी पिया। अभी बोलेंगे नहीं, दूसरा जो हो चुका है। हाँ, राम ने पानी पिया, पानी को पिया, पानी पिया भी ठीक है। पानी पिया भी ठीक है, को हिडन है यानी छुपा हुआ है, तो पानी कर्म हो गया, भले ही को लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है ना, और राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। तृतीया, करण से कॉमा लगाओ, द्वारा या ब्रैकेट में द्वारा। हाँ, भैया जी ने अब बचपन का, दूसरी चौथी क्लास का, इनको 20-25 साल बाद देखो याद आ गया, स्मरण की शक्ति होती है। अब देखिए, संकल्प ने पेन से पुस्तक पर लिखा या कॉपी पर लिखा, या भैया अभिषेक भैया जी ने चौक से लिखा, चौक से बोर्ड पर लिखा। तो ये वाला से क्या हो गया? ये ना तो करता है ना इसको किया जा रहा है, इससे लिखा जा रहा है, इसकी द्वारा मतलब इसकी सहायता से। अब इसकी जगह से की जगह चौक के द्वारा लिखा, कोई गलत है क्या? सही है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, जिसकी हेल्प ली जा रही है। रोहिता जी ने औषधि से मरीज को ठीक किया। अब रोहिता जी कौन हो गए? कर्ता हो गए। औषधि से क्या हो गया? करण हो गया। मरीज को ठीक किया क्या हो गया? कर्म हो गया। मरीज को ठीक कर रहे हैं, तो जहां को लग गया वो कर्म हो गया, जिसको किया जा रहा है। और जिसकी सहायता ली जा रही है, जिसकी हेल्प ली जा रही है, वो क्या हो गया? करण हो गया। अरे वाक्य के उदाहरण से रट जाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत। इसमें से भी लगा सकते हैं और द्वारा भी लगा सकते हैं। औषधि के द्वारा मरीज को ठीक किया। पवन ने बिजली के द्वारा पंखे को चलाया। पवन ने हाथ का पंखा भी होता है ना, हाथ से पंखे को चलाया। हाथ का पंखा हाथ से चलाया, तो हाथ क्या हो गया? करण हो गया। हाथ से, हाथ वाला पंखा देखा है आपने, है ना? हाँ, दीदी बनाती हैं। हाथ से पंखे को चलाया। इन्होंने, दीदी ने, कौन सी दीदी है? मंजू दीदी ने हाथ से कपड़ा बनाया। ये जो धोती दुपट्टा है हथकरघा से, हाथ से बनाया। हथकरघा, अब हाथ की जगह क्या लगा दिया? हथकरघा की मशीन से, तो वो क्या हो गया? वो भी करण हो गया। तो जहां पर भी से और द्वारा लग गया, और से द्वारा किसी सहायता के लिए लगा है, जिससे हेल्प मिल रही है, उसकी हेल्प से वह काम किया जा रहा है। जैसे पेन से किया जा रहा है, यहां पर हमने माइक से पढ़ाया, तो माइक की हेल्प ले रहे हैं ना। तो ये सब क्या हो गए? करण हो गए, जिसकी सहायता ली जा रही है, जिसमें हम द्वारा लगा सकते हैं। अब 3 को रट लेंगे। ऑब्जेक्ट है, क्या है? करण है। अभी हिंदी सीखेंगे, ज्यादा अंग्रेजी के चक्कर में नहीं पड़ रहे। तो समझ में तो आ जाए। बस जिसकी हेल्प ली जा रही है, करण है। ठीक है, जिसके सहायता से कोई कार्य को किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में ये चीज हो। जैसे पहले हमने 2 वाक्य पढ़े थे, राम ने लिखा। जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में करण हो, कोई मैंडेटरी कंपलसरी रूल नहीं है, परंतु हो सकता है। जैसे भाई मैंने लिखा, बात खत्म हो गई। मैं नहीं बताना चाह रहा किससे लिखा, कहां पर लिखा। तो वाक्य के हिसाब से, अगर उसमें वाक्य में आ रहा है कि मैंने पेन से लिखा, तो पेन क्या हो गया? करण हो गया। मैंने लिखा तो कोई करण है ही नहीं, सीधे क्रिया है और करता है ना। लिखा क्या है? लिखना, वो क्रिया होती है, लिखना, जिस क्रिया को कर रहे हैं।
चतुर्थी विभक्ति लिखिए, चतुर्थी। पहले समझा दे रहे हैं, फिर याद हो जाएंगी, अभ्यास कराएंगे डेली, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थी, संप्रदान के लिए। चतुर्थी विभक्ति कौन सी है? संप्रदान के लिए। हाँ भैया, आप सीख गए धीरे धीरे, अब पकड़ने लग गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, धीरे धीरे अब आइडिया लग जाता है ना कि क्या होने वाला, हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ऐसी तो हो जाएगा। चतुर्थी में संप्रदान के लिए। करण का मतलब होता है, भैया जी पूछ रहे थे ना, जिसके आधार से, मतलब करण से, जिसके आधार से। ये सही है कि बच्चे बग्गी से गुरुकुल आए। बच्चे बग्गी से गुरुकुल आए, बिल्कुल। गुरुकुल को आए, वो कर्म हो गया। बग्गी से, बग्गी की सहायता ली उन्होंने, तो वो करण हो गया, उस पर बैठ करके आए, उसके द्वारा आए। बच्चे कर्ता हो गए, बच्चे आए, बिल्कुल ठीक। सभी को दिखाई दे रहा है ना। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान के लिए, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब यहां पर ये जो पुस्तक है, ये अभिषेक जी के लिए, पवन पुस्तक को अभिषेक जी के लिए लाया। जिसके लिए लाया है ना, जिसके लिए वह कार्य किया जा रहा है। इसमें लिए छुपा भी हो सकता है, समझ रहे? ये जरूरी नहीं है जितने भी चिन्ह हैं ये लिखे हों, लेकिन लिखेंगे और ना लिखेंगे बात में फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबके ज्ञान के लिए प्राकृत का स्वाध्याय चल रहा है, तो किसके लिए चल रहा है? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान क्या हो गया? संप्रदान। तो इसका छुपा हुआ क्या है? अब इसमें के लिए की जगह हम पर्यायवाची भी यूज कर सकते हैं। आप सभी के ज्ञान के हेतु, आप सभी के ज्ञान के कारण। तो ये शब्द क्या है? चेंज भी हो सकते हैं, परंतु वह हमें ध्यान रखना है कि जिस शब्द के साथ में, अच्छा इसके लिए क्या है, अच्छा इसमें ये पांचवी विभक्ति का लग रहा है, चतुर्थी विभक्ति का, संप्रदान के लिए, कि उसके लिए ये काम किया जा रहा है ना? समझ रहे बात को? जिसके लिए वह काम किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? संप्रदान के लिए। मैं आपके लिए पानी लेकर के आता हूं, तो आप क्या हो गया यहां पर? यहां पर कर्ता नहीं हुआ, यहां लिए लग गया, मैं हो गया कर्ता। मैं ला रहा हूं, आपके लिए ला रहा हूं, मैं राम के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो इसमें कई बार नाम दोनों में आ जाएंगे। मैं, राम जी सीता के लिए जल लेकर के आए, तो अब सीता कोई कर्ता थोड़ी हो गई, राम जी कर्ता हुए और सीता के लिए जल लेकर लाया जा रहा है, तो सीता क्या हो गई? संप्रदान, है ना? आपके अध्ययन के लिए यहां दरी लगाई गई है, ठीक है? तो आपके अध्ययन, अध्ययन शब्द क्या हो गया? संप्रदान हो गया। उस अध्ययन के लिए दरी क्या हो गया? वह अलग शब्द हो गया। आगे दरी को लगाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया? कर्म हो गया। उसमें को छुपा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि हर जगह ये जो विभक्ति के चिन्ह जरूरी नहीं है वाक्य में आए, फिर आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, है ना? मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें क्या छुपा हुआ है? मैंने पुस्तक को पढ़ा, एक तरह से तो को छुपा हुआ है, पुस्तक को पढ़ता हूं। चलिए पंचमी विभक्ति लिखिए। सबको दिखाई दे रहा है ना कैमरे के माध्यम से भी और बाकी बच्चों को? लिखिए नीचे पंचमी विभक्ति। ये ज्यादा नीचे हो गया इसलिए दिक्कत आ रही है, इसके ऊपर लगाओ, इसको दिखाई नहीं देगा बाकी बच्चों को। शंकर भैया जी ये बोर्ड इस हाइट पे कर दो थोड़ा सा ना, हाँ इस हाइट पे कर दो, और वहां पीछे सहारे के लिए कुछ लगा दो। पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? अपादान से। अपादान से। थोड़ा सा इधर करो जिससे बच्चों को दिखाई दे, हम हमारे पीछे आएगा नहीं तो। उधर सरकाओ, हाँ इतना रखो, हाँ एक उधर से किसी को बोल के टेबल लगा दो, नहीं तो थोड़ी सी
हाँ ठीक है। पंचमी विभक्ति में लिखो अपादान से। आपका वैसे समय हो रहा है, 5 मिनट और लेंगे अभी लिखवा के, फिर कल रिवीजन कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे, है ना। अपादान से। अरे से तो ऊपर भी आया था, गलती हो गई क्या? नहीं हुई? चलो अभी चेक करते हैं। अपादान से, इसमें कॉमा लगा के या ब्रैकेट में लिख दो अलग, इसमें लिखो अलग। अपादान से अलग। जैसे यहां पर से के द्वारा लिखा था द्वारा, यहां पर से में क्या लिखा है? अलग। इसका एक उदाहरण आता है, मैं पुस्तक से पढ़ता हूं, तो ये क्या है? ये कौन से में आएगा? पुस्तक से पढ़ता हूं, यानी कि पुस्तक की सहायता से पढ़ रहा हूं, पुस्तक के द्वारा पढ़ रहा हूं। ठीक है। मैं पुस्तक, मैं इसको क्या बोलते? कॉपी को हिंदी में नहीं, कॉपी को, कॉपी इंग्लिश का शब्द है ना। पुस्तिका, पाठ्य पुस्तिका, जो भी है, हम भी भूल गए हिंदी। मैं कॉपी से पृष्ठ को अलग करता हूं। कॉपी से पृष्ठ, पृष्ठ माने पेज, अलग करता हूं। अब इस वाले से में और मैं पुस्तक से पढ़ता हूं, दोनों में क्या फर्क है? अलग करने के लिए है, ये सहायता लेने के लिए नहीं है। ये तो मैं पुस्तक से एक पेज को अलग कर रहा हूं। मैं पेड़ से फल को तोड़ता हूं, इसमें अलग शब्द नहीं आया, लेकिन मैं पेड़ से फल को तोड़ता हूं, ये अलग कर रहा है। से इसमें भी आ रहा है, से बहुत सूक्ष्म फर्क है। इसलिए यहां क्या है? करण, करण माने उसकी हेल्प लिया, आधार लिया। और यहां पर क्या है? उसको मैं अलग कर रहा हूं। मैं कमरे से पंखे को लेकर आता हूं, तो उसमें कुछ सहायता तो ली नहीं है पंखे की, कमरे से निकाल करके लाया हूं। मैं मंदिर से ग्रंथ को लाता हूं, तो क्या है भाई? ये करण वाला से है या ये अपादान वाला से है? तो ध्यान रखना है, मस्तिष्क चालू रखना है पूरा। बहुत बढ़िया भाषा है, बहुत आनंद आएगा सीखने में, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने बोला मैं नीरज जी को अलग कर देता हूं। अब किससे अलग करते हो? से नहीं आया इसमें, यहां तो नीरज जी को, कर्म हो गए। अब मैं नीरज जी को ऑफिस से बाहर भेजता हूं, तो ऑफिस से, कार्यालय से, तो वहां पर जो से अलग करने के लिए आया। पेड़ से पत्ता गिरता है, ये कुछ उदाहरण है, आप लिख सकते हो, नहीं तो आगे आएंगे धीरे धीरे। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये क्या हो गया? अलग करना है। तो पेड़ से, तो ये क्या हो गया? पंचमी विभक्ति हो गई, अपादान हो गया। पेड़ से फल को तोड़ता हूं, गाड़ी से सामान निकालता हूं, कुछ भी जो आपके आसपास है, जहां पर एक स्थान से वह चीज निकल करके दूसरे स्थान पर पहुंच रही है, उसमें उसकी कोई सहायता नहीं हो रही है, कोई भी द्वारा वाला नहीं हो रहा है ना। अब ये नहीं बोल सकते, देखिए मैं कमरे के द्वारा पंखे को निकालता हूं, ये कमरे ने कोई हेल्प करी है क्या? तो यहां पर अलग तो फिट बैठ जाएगा, द्वारा नहीं बैठेगा। मैं पेड़ के द्वारा फल को निकालता हूं, अलग करता हूं, नहीं बैठेगा, पेड़ से ही आएगा, अलग करता हूं आएगा। हाँ, एक में संयोग हो रहा है और एक में वियोग हो रहा है, दोनों हैं से, एक में सहायता है और एक में अलग हो रहा है। ठीक है। मैं फूल को तोड़ता हूं, अभी से तो कुछ आया ही नहीं इसमें, तो फूल कर्म हो गया, को आ गया ना इसमें। मैं फूल को तोड़ता हूं, एक कर्ता हो गया, एक कर्म हो गया। मैं पेड़ से फूल को तोड़ता हूं, मैं पौधे से फूल को तोड़ता हूं, या मैं चाकू से फूल को तोड़ता हूं, मैं कैंची से तोड़ता हूं। वहां पर जो कैंची से आया तो वो कौन सा हो गया? करण वाला, क्योंकि कैंची की सहायता से, देख कितना फर्क है। मैं कैंची से फूल को तोड़ता हूं, वो कैंची से अलग तो नहीं कर रहा फूल को, पेड़ से अलग कर रहा है, तो कैंची क्या हो गई? सहायता हो गई, अलग नहीं हो रहा है वहां पे कैंची से। वैसे जैसे जैसे वाक्य बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विभक्तियां बड़ी होती जाएंगी। किसी में सारी विभक्तियां आ सकती हैं, किसी में कम आ सकती हैं, किसी में 1 2 4 आ सकती हैं। तो फिर ये भी सही है ना कि मैं
फूल तोड़ता हूँ वो भी जो अलग करना वो बिल्कुल सही है। फूल को आ रहा है ना कर्म, फिर कर्म का है, बिना कर्ता और कर्म के वाक्य नहीं बन पाएगा। फूल तोड़ता हूँ मैं फूल से तोड़ता हूं नहीं बनेगा ना, हिडन वाला भी तो देखना है, छुपा हुआ। आप से नहीं लगा सकते, फूल, आप वाक्य को पूरा कीजिए ना। मैं फूल से तोड़ता हूं, क्या तोड़ता हूं? मैं तो फूल को तोड़ रहा हूं। तो फूल तोड़ता हूं वाक्य सही है, उसमें ना तो तृतीया विभक्ति है और ना पंचमी विभक्ति है, उसमें पहली और दूसरी दो विभक्ति है। मैं फूल तोड़ता हूं, तोड़ना तो क्रिया है, मैं करता हो गया। एक ही चीज दो विभक्ति में थोड़ी बन जाएगी, समझ रहे हैं? मैं फूल को तोड़ता हूं तो फूल क्या हुआ? कर्म हुआ, फूल को तोड़ रहा हूं। मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया। मैं गमले से फूल को तोड़ता हूं तो वहां गमला हो गया आपका अपादान, या मैं पौधे से फूल को तोड़ता हूं तो पौधा अपादान हो गया। ठीक है, जब वाक्य हम बनाएंगे धीरे धीरे सब चीजें आ जाएंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी से, आपका समय भी हो रहा है। आगे लिखो षष्ठी, छठी में। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, षष्ठमी नहीं होता, क्या होता है? षष्ठी होता है। ठीक है, पंचमी हो गया था ना, जैसे पंचमी के बाद षष्ठमी नहीं आती है, षष्ठी होती है संस्कृत में और हिंदी में। ठीक है, षष्ठमी जो बोलते हैं वो गलती है, षष्ठी लिखेंगे, षष्ठी। षष्ठी संबंध, जल्दी से कराएंगे, 5:15 बज गए हैं, बस 5 मिनट में, फिर कल इसका रिवीजन करा देंगे। षष्ठी में लिखिए संबंध का की के, संबंध का की और के है। नानी ने क्या दिया है आपको? चलो आ जाते होंगे कहीं कहीं। संबंध का की के, अभी तक हमने ऊपर से पढ़ा, का नहीं पढ़ा ना, तो काकी आ गई, काकी के भी आ गया, काके भी आ गए। ठीक है, वो भैया जी कह रहे हैं नानी ने भी होता है, तो नानी भी आ जाएंगी जब काका आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाना काका सब ले आओ। चलो अब वाक्य बनाएंगे। काकी के कैसे वाक्य बनेगा? संबंध, यह मेरा पुत्र है। यहां ब्रैकेट में लिखो भैया जी, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, वो काकी के में हिडन है। ठीक है, वो भी सर्वनाम में आते हैं, संबंध ही बताते हैं, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, ये सब भी संबंध बताते हैं कि ये मेरा पुत्र है, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है ना, यह हमारा है। अब देखते हैं, यह पेन किसका है? यह पेन किसका है? तो किसका, अभी किसका में आ गया ना, यह पेन किसका है, तो का आ गया, किसका, तो संबंध पूछ रहे, किससे बिलोंग करता है, कौन इसका मालिक है, कौन इसका ओनर है, तो संबंध बताता है। ठीक है ना, तो इसमें का भी लग जाता है कि यह पेन राम का है। किसका भाई साहब? यह कुर्सी सीता की है, यह पुस्तक संकल्प है। ऐसे कभी वाक्य सुना है? यह पुस्तक संकल्प है, क्या लगेगा? यह पुस्तक संकल्प की है, यह घंटा मंदिर है, क्या है? यह घंटा मंदिर का है। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? का, की और के। यह दरी हम सब की है ना, तो की लग गया ना, तो इस प्रकार से का, की, के। यह पुस्तक उनकी है, उन सब की है, हम उनके हैं, यह गाड़ी उनकी है, यह गाड़ी आप सबकी है, कुछ भी कह सकते हो जिसमें का, की, के। ओनरशिप आ गई, मालिकाना हक आ गया, है ना, कि भाई ये उसका है, ये मेज उसकी है, ये पेन उसका है, कोई भी वस्तु ये मेरा है। अब ऐसे ही रिलेशन में आ गया,
यह तो का की के से तो आप सीधे सीधे पता कर लोगे कि जिस भी शब्द के आगे का लग गया, की लग गया और के लग गया, तो उससे पहले जो शब्द आया वह कौन सी विभक्ति का बन जाएगा? छठी विभक्ति संबंध का। कुछ शब्दों में पता नहीं चल पाएगा, तो इसलिए हमने यहां अलग से लिखवा दिया, यह पुत्र मेरा है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पेन मेरा है, ये तेरा है, ये हमारा है। तो इनमें पता नहीं चलेगा तो भाई कौन से हैं ये भी सारे इसी षष्ठी विभक्ति में आएंगे। ठीक है ना? छठी विभक्ति लगेगी जब कोई भी मेरा तेरा हमारा आएगा। ठीक है? तो इसीलिए संबंध, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन, कि इसका ओनर कौन है? ये भैया सरकारी है, ये बस सरकार की है। ठीक है? ये सड़क जनता की है, फिर भी बोल रहे हैं जनता की है, सरकार की है, पब्लिक की है, तो क्या बन गया? सबकी है। संबंध बता रहे हैं हम सबकी है। चलिए सप्तमी विभक्ति लिखेंगे, ये वाला इस आगे लिख दो, छोटे छोटे से में सप्तमी नीचे लिख दो। ठीक है? या ये मिटा दो, समझ जाएंगे लोग। मेरा तेरा तुम्हारा है, तुम्हारा तेरा एक ही बात होगी, ये मिटा देना है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण, मैं पे पर, जिस पर, यह मोबाइल मेज पर रखा है, यह पुस्तक चौकी पर रखी है। जो आधार है, अधिकरण माने आधार, जो नीचे आधार है, जिसके ऊपर वह काम किया जा रहा है ना, या जिसके अंदर वह काम किया जा रहा। मैं भी आ जाता है इसमें, पर भी आ जाता है और पे भी आ जाता है। उस पे रख दे, कुर्सी पे बैठ जा, मेज पे कॉपी रख दे, ये मोबाइल मेरा है, वो तो संबंध हो गया। छठा, यह मोबाइल मेज पर रखा है, तो ये अधिकरण किसके ऊपर रखा है? नीचे आधार क्या है ना? इन्होंने कुर्ता बनियान पर पहना है, जैकेट कुर्ते पर पहनी है, तो पहले नीचे क्या है? तो पर आ गया। ऑन द, अपॉन द, इन द, मैं माने इन, अंग्रेजी में बोलेंगे तो पर। पे भी लिख दो, कई जगह पे भी लिख देते हैं बीच में, मैं पे पर। खेत पे अधिकरण हो गया है, खेत पे अधिकार हो गया है, खेत पर आ जाएगा, खेत पर। मेरा, तो मेरा तो आ गया संबंध, और खेत अलग हो गया। तो यहां पर कोई वस्तु, कोई भी चीज किसी चीज के आधार से है या फिर प्रवेश कर रही है। एक था अलग होना, जब से था कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, एक है पेड़ पर बंदर बैठा है, तो वो क्या हो गया? पेड़ आधार हो गया, अधिकरण हो गया, बंदर उसके ऊपर बैठा, तो पेड़ पर। तो कौन सी विभक्ति लग जाएगी? सप्तमी विभक्ति। घर में प्रवेश करता हूं, मैं घर में प्रवेश करता हूं, मैं ऑफिस में प्रवेश करता हूं, मैं मंदिर जी में प्रवेश करता हूं। कहीं पर भी अंदर जा रहे हैं, है ना? पुस्तक में पेन रखा है, तो किसी चीज के अंदर है या उसके ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण, उसके अंदर, अधिकार यानी कि आधार। ठीक है? तो यहां पे कौन सी विभक्ति लगेगी? कौन सी? सप्तमी विभक्ति, जिसका नीचे आधार है, मैं या पर, या तो उसके ऊपर है या उसके अंदर है। अब जैसे प्लग लग रहा है, प्लग सॉकेट में लग रहा है, तो क्या हो गया? सॉकेट सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है ना? और ये क्या है? चार्जर, चार्जर लग रहा है, चार्जर क्या हो गया? कि भाई मूल चीज हो गई, वो कर्ता हो गई, एक तरह से कर्म हो गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर वाक्य में कर्ता कर्म दोनों, जो चीज लगाई जा रही है वो लग रहा है। तो कई बार वाक्य अधूरे भी होते हैं और फिर भी पूरे माने जाते हैं। ठीक है? अंतिम लिखेंगे संबोधन। संबंध भी तो होगा जैसे जो आप बता रहे हो। संबंध कैसे हो गया? काकी के भी नहीं आया, मेरा तेरा भी नहीं आया, सॉकेट में लग गया, तो ये पहचान का चिन्ह हो गया। संबंध तो हमारा तुम्हारा, अधिकार किसका है? ओनर कौन है? इसमें ओनर थोड़ी है। ये किसकी है रोहित? ये कमरा किसका है? ये घर किसका है? तो वो अधिकार किसका है? ये बाहर जैसे ऑटो खड़ा है, ऑटो किसका है? अच्छा, ये श्याम जी का है, ये अब इनका है,
ये दीदी का है, तो वह का लग गया काकी के। मैं छत पर हूँ वाला सही है। मैं छत पर हूं, पहला पर लग गया, तो पर लगते ही सप्तमी विभक्ति हो गई। अंतिम आएगी अष्टमी, यानी कि अष्टमी नहीं लिखते इसको क्या लिखते? संबोधन। 8 नंबर पे जो है संबोधन। संबोधन माने किसी को कुछ संबोधन करके बुलाना। सुनो जी, हाँ, अरे बहुत शैतान बच्चा है, भो। कई जगह अभी भी पुराने लोग भो करके बोलते हैं, अरे बहुत शैतान है, शुद्ध सागर जी बोलते भो करके बोलते, तो यहीं से बोलते हैं, पहले भो बोला करते थे। संबोधन में लिखेंगे दोबारा से संबोधन, और आगे लिखेंगे हे, भो और अरे। हे राम, तो हे क्या है? राम तो नाम है उसका। हे क्या हो गया? संबोधन कह के बुलाया है। विस्मय थोड़ा सा किया, विस्मयात्मक थोड़ा, हे कह दिया, अरे कह दिया। अरे अब आजकल एक नया शब्द चल गया, ओए, ओए इधर आइयो, है क्या बोलते? ओए। तो ये सब वर्तमान में थोड़े से बिगाड़ दिया गया है शब्दों को। अबे, हे बोलते हे। अबे बोलते ना बहुत सारे, अबे तेरी तो, अबे, ओए, ये शब्द भी क्या है? ये शब्द अपने प्राकृत के हैं, कहाँ के हैं भगवान जाने, परंतु जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग आते हैं, लिखने में अच्छे लगते हैं, हे, अरे और भो। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर 8 विभक्तियां होती हैं। इनको आपको रटना है, याद करना है, अभ्यास करना है। ये बिल्कुल आत्मा में घुस जाएंगी, उसी के बाद कल का अध्याय समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सारे बच्चों से, बड़ों से निवेदन है, इसकी एक एक माला फेर लें 108 बार, तो अच्छा है। फिर उसके बाद ही कल की कक्षा को लगा पाएंगे, नहीं तो इसका अगर अधूरा ज्ञान रहेगा तो आगे अपन नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, जितने भी बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे कि जब ABCD याद हो जाती है तभी फिर शब्द बनते हैं, है ना। ये ABCD है, जान है। ठीक है, का खा गा गा भी याद करने हैं और ये भी याद करना है। ठीक है, जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र आचार्य की, प्राकृत ग्रंथों की, जिनवाणी माता की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दूर जड़ंदो। अब सभी बच्चे जिनका भी नंबर है जिनवाणी की स्तुति करेंगे, और जो लोग अपने अपने कार्य में जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं।